हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो जैसा कि आपको पता है, नई एनसीईआरटी क्लास 8 की मैथ्स जो है वो हमारी चल रही है और इसकी एक्सरसाइज है 3.3। 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना। तो चलिए अपने नवे क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये क्या कह रहा है? नवा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दी गई संख्याओं में, ठीक है, दी गई संख्याओं में RIS के CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज हैं। x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारा x कहाँ पे है? यहाँ पे आपको दिख रहा है कि x हमारा यहाँ पे है। तो हमें ये एक समलंब चतुर्भुज दिया गया है। हमें समलंब से फिलहाल कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है यहाँ पे दो चतुर्भुजों से। एक है हमारा RIS के, एक चतुर्भुज है हमारा ये वाला जो कि कैसे है? समांतर चतुर्भुज है। और दूसरा जो चतुर्भुज दिया गया है वो दिया गया है CLUE, ये हमारा दूसरा चतुर्भुज दिया गया है। दोनों ही चतुर्भुज हमारे कैसे हैं? समांतर चतुर्भुज है। हालांकि हमने हर क्लास में आपको बताया है, तो इस क्लास में भी बताएं समांतर चतुर्भुज आखिर होता क्या है। समांतर चतुर्भुज जो है उनकी प्रॉपर्टीज बार बार बताने का मतलब यही है कि आपके दिमाग में बैठ जाए तो रटना ना। समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होने के साथ साथ समांतर होती है। इसके आमने सामने के कोण जो होते हैं बराबर होते हैं, जैसे कि ये कोण इसके बराबर होते हैं। इसके विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाए। इतना जानना काफी है, ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। अब हम इसी के अनुसार यहाँ पे काम करने वाले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, ये जो डायग्राम दिया गया है इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एंगल मान लेते हैं, यहाँ पे एक एंगल मान लेते हैं, ठीक है। और ये एंगल यहाँ पे हम मान लेते हैं M और यहाँ पे मान लेते हैं N, ठीक है, मान लिया। और क्या करें, फिलहाल अभी इतना चलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं ये वाला जो त्रिभुज है, चतुर्भुज है, कौन सा? RIS के, इसके सामने वाला एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल है, मतलब K के बराबर क्या हो जाएगा? RIS। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल K इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल RIS इज इक्वल टू एंगल K इज इक्वल टू 120 डिग्री। हम नियम भी लिख देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे यहाँ पे नियम है सम्मुख कोण, ठीक है, सम्मुख कोण, ये हमें पता चल गया है, ये वाला 120 डिग्री का एंगल हो गया है, ठीक है। ये 120 डिग्री का एंगल हमें पता चल गया है। अब हम बात करते हैं क्लू वाले चतुर्भुज की। ये हमारा एंगल यहाँ पे कितना दिया गया है? 70 डिग्री दिया गया। ये वाला एंगल 70 डिग्री दिया है। इसके जस्ट सामने वाला एंगल ये क्या है? E, ये भी हमारा कितने का हो जाएगा? 70 डिग्री का हो जाएगा। तो हम इसको, ये हमारा कैसा कोण है? सम्मुख कोण में आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल CEU इज इक्वल टू एंगल L इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये भी हमारा कैसा है? सम्मुख कोण में आ रहा है, ठीक है। अब हमको क्या पता है भाई, एक बात हमको पता होनी चाहिए। क्या बात पता होनी चाहिए? दूसरे कलर से कर लेते हैं तो ताकि अच्छा रहे। इस तरीके से हमारे पास दो समांतर रेखाएं, एक रेखा ऐसे काट रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल, इनका योग जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एंगल इनका योग 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये जो एंगल कहलाते हैं इनको अंतः कोणों का योग यहाँ पे लग जाता है। ये दोनों कोण संपूरक कोण कहलाते, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये E वाला और यहाँ पे ये जो C वाला एंगल है, ये वाला, इनका योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, जिससे हमें
ये वाला एंगल पता चल जाएगा ना आसानी से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये बात, एंगल क्या है, ये है हमारा CEU, CEU प्लस एंगल ECL, इसका नाम जो है वो क्या है, ECL है, इजिकल टू 180 डिग्री। ये कैसे कोण है, संपूरक कोण है, ठीक है, संपूरक कोण। आया समझ में? तो ये वाला जो है वो उनको कितना दिया रखा है, 70 डिग्री दे के रखा है, और ये वाला हमें पता ही चल जाएगा, ECL बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ECL जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री में से 70 डिग्री माइनस हो जाएगा, तो 110 डिग्री ये आ जाएगा, ठीक है। आ गया? कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। एक नई चीज हमने स्टार्ट की है, वो चीज क्या है, अगर जैसे कि कोई क्वेश्चन है, अभी तो हम पढ़ाते चले गए, कोई डाउट नहीं पूछ सकते हो। डाउट पूछने का एक अच्छा तरीका है जहाँ पे हम आपको लाइव बताएंगे, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप उस वीडियो के नीचे क्लास लिख के, एक्सरसाइज लिख के, क्वेश्चन नंबर लिखे जिसमें डाउट है, ठीक है, वो हमको कमेंट बॉक्स में सेंड करिए। संडे को हम डेली 2 घंटे के लिए लाइव आते हैं, वहां पे हम आपके डाउट क्लियर करेंगे, लाइव आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इतना हम आपके लिए कर रहे हैं, आपको सही लगे तो अच्छी बात है, डाउट पूछ सकते हो। साथ में अगर आपने हमारे ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया, जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन, पर आपको जूजेस स्टडी सर्च करना है, जूजेस स्टडी सर्च करेंगे तुरंत आ जाएगा। वहां पे ये हमारे हैंड रिटन नोट, सारी एनालिसिस बिल्कुल, और सारी नई बुक्स के सोल्यूशन बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो ऐप को डाउनलोड जरूर करें, ठीक है। तो इतना हो गया, अब हमें पता चल गया है कि भाई ये वाला एंगल हमारा कितना आ गया है, कौन सा एंगल, ECL। तो ये हमारा कितना आ गया, 110 डिग्री आ गया। हालांकि ये बात हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताई है, ठीक है, कि ये आखिर निकालेंगे कैसे। अगर आपको ये स्टेप नहीं करनी है तो इसकी जगह पे आप एक स्टेप और कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा इजी है। जैसे कि इस तरीके से एन आकृति बन रही हो, या जेड आकृति आप बोल सकते हो, चाहे जैसी बने, चाहे ऐसी बने, चाहे ऐसी बने, चाहे ऐसी बने, ये कॉर्नर के एंगल जो होते हैं वो हमारे बराबर हो जाते हैं। शर्त बस इतनी होती है कि ये जो हमारी रेखाएं हैं समांतर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि ये हमारी एक जेड आकृति बन रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वाली स्टेप फॉलो नहीं करनी है तो, ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कह सकते हैं कि एन वाला कोण जो एन है, ठीक है, ये जिसको हमने एन माना था, ये तो हम यहाँ पे लिख देंगे एन, एन जो है जिसको हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, एंगल एन जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा, 70 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये नियम जो हम आपको बता रहे थे वो एकांतर नियम, ठीक है, एकांतर नियम से, ठीक है, एकांतर नियम, ये नियम हमने आपको इसलिए बता दिया इस चीज को रिप्लेस करने के लिए। अगर आपको ये करना है तो कर सकते हो, डायरेक्ट आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आप जैसे कि ये कर रहे होते, इसके बाद आपको ये एन निकालना पड़ता, तो एन आप कैसे निकालते, एन आप ऐसे निकालते, रैखिक युग्म लगाते, 180 में से 110 को घटाते तो आपका 70 डिग्री आ जाता। तो आपको इतनी चीजें फॉलो करनी पड़ती, पर ये चीज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये कर यहाँ पे कर सकते हो। अब मैंने बता दिया है तो बता दिया है, और इसका रिप्लेसमेंट भी आपको बता दिया है, ये चीज भी आपको आ गई, तो इसमें कोई घबराने की वाली बात नहीं है, ठीक है। इतना हो गया। अब एन तो हमें पता चल गया, अब हम एम भी निकाल सकते हैं। भाई एन हमको पता चल गया है कि ये 70 डिग्री आ गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एम निकाल लेते हैं, ठीक है। एम हम रैखिक युग्म से निकालेंगे। एम कैसे निकालेंगे, ठीक है, एम जैसे कि हम आपको बता देते हैं, एक हमारी रेखा है, इसके यहाँ पे हम पूछे कितने डिग्री का एंगल है, आप कहोगे 180 डिग्री का एंगल है। इसको हमने 2 पार्ट में विभाजित कर दिया, इसमें से ये कह दिया 120 डिग्री का है, तो ये वाला बताओ, तो आप क्या करोगे, 180 डिग्री में से 120 को माइनस कर दोगे। तो यही रैखिक युग्म का नियम होता है, ठीक है, यही क्या होता है, रैखिक युग्म का नियम होता है। अब यही रैखिक युग्म का नियम हमें यहाँ पे लगाना है, तो एम बराबर क्या हो जाएगा,
180 डिग्री माइनस का 120 डिग्री बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। जो नियम लगाया है वो हमने लगाया है रैखिक युग्म का, ठीक है, रैखिक युग्म का नियम लगा दिया। अब हमें m पता चल गया। अब ये एकांतर नियम हमारे यहाँ, ये m जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये आप साफ 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 देख लो फिर से, ये वाला m वाला एंगल जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इस s के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कोण जो है के एस आई वो है किसके बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो है एंगल m के बराबर है और यहाँ पे हमने कौन सा नियम लगाया है, एकांतर नियम यहाँ पे लगाया है, एकांतर कोण है हमारे, ठीक है। तो अब हमको इस वाले त्रिभुज की बात करते हैं। कौन से त्रिभुज की बात करते हैं, ये हम त्रिभुज अलग से बना ले रहे हैं जिसमें हमारे पास यहाँ पे E है, यहाँ पे S है और यहाँ पे हम O मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारा O है। तो ये वाला एंगल हमें निकालना है, इसमें से 70 हमें पता है, ये हमारे 60 पता है, ठीक है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं ना, ठीक है। अब हम यहाँ पे आसानी से क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं कि त्रिभुज ESO में, ठीक है, 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे नियम लगाया है त्रिभुज कोण योग नियम, ठीक है, ये हमने नियम लगाया है। तो ये जुड़ के हमारा क्या हो जाएगा, 12 130 हो जाएगा प्लस x बराबर में 180, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 में से 130 डिग्री माइनस हो जाएगा, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 50 डिग्री। इन्होंने कहा था x की वैल्यू बताओ, तो x की वैल्यू जो है वो 50 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं थोड़ा साइड में हो गई हूँ, ठीक है। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, आंसर आंसर सब बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन तो हमारा हो जाता है कंप्लीट। आप करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहाँ है, ठीक है, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम सही से प्रॉपर जगह पे लगा देते हैं और ये रहा हमारा 10वां क्वेश्चन, ठीक है। 10वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 10वें क्वेश्चन को हम जब ध्यान से देखते हैं तो ये कह रहा है बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। भाई बताना है, हमें देख के बताना है कौन सी भुजा जो है वो हमारी समलंब है, मतलब ये आकृति हमारी समलंब है और कौन सी भुजाएं हमारी समांतर। समलंब की बात करते हैं, समलंब एक ऐसी आकृति होती है, एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी भुजाओं का एक जोड़ा तो समांतर होता है, ठीक है, बराबर नहीं होता तो समांतर रहता है, बराबर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और दूसरा जो जोड़ा होता है वो समांतर नहीं है। जैसे कि ये भुजा और ये भुजा हमको समांतर दिख रही है, ये वाली इसके समांतर नहीं दिख रही है, ठीक है। दिखने से तो साफ साफ हमको समलंब नजर आ रहा है, पर हमें करना कैसे है ये हमको देखना है, ठीक है। तो हम समलंब में ऐसा भी नहीं होता है कि आमने सामने के कोण बराबर हो, समलंब में कुछ भी नहीं होता है ऐसा। तो हम यहाँ पे चतुर्भुजों के चारों कोणों का योग कर हमारे हमको पता है कि कोई दो समांतर भुजाएं जो होती है, ठीक है, दो समांतर भुजाओं को जब कोई तीसरी भुजा काटती है, ठीक है, तो उनके अंतः कोणों का योग जो होता है वो 180 आना चाहिए, मतलब अंतः कोणों का योग जो होता है वो संपूरक कोण होता है, अंतः कोण संपूरक कोण होते हैं, ठीक है। अगर इनका योग 180 आ रहा है तो समझ लो कि ये दोनों रेखाएं हमारी समांतर रेखाएं बन रही, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोण M प्लस कोण L करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ रहा है, 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री बन रहा है, जो कि हमारा कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहां चतुर्भुज एन एम एल के में तो
भुजाओं एन और एम व के एल के बीच अंतः संपूरक संबंध है। अतः एन एम समांतर हो जाएगी के एल। इन्होंने कहा था कौन सी दो भुजाएं समांतर है, तो हमने बता दी एन एम और के एल जो है वो समांतर हैं। फिर ये बताइए क्या कैसे ये आकृति समलंब है, तो समलंब होने के लिए भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होना चाहिए, तो अतः ये समलंब है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक चतुर्भुज के समलंब होने की शर्त यह है कि भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो, जो कि यहाँ है। अतः यह एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा फाइनली कंप्लीट हो जाता है। क्लास पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब करें। हम्बल रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये रहती है कि हमारी वीडियो को शेयर जरूर कर दिया है, शेयर कर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।